नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। आज हम पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। कल पहले पार्ट में हमने ये सीखा था कि पाचन किसे कहा जाता है, पाचन में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, पाचन क्रिया कितने प्रकार से होती है। आज उसी को जो है हम आगे शुरू कर रहे हैं। अगर हम बात करें पाचन क्रिया की शुरुआत की या आहार नाल के पहले भाग की, तो उसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा को इंग्लिश में जो हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहकर पुकारते हैं। मुख गुहा क्या है? तो मुख गुहा जो है मुंह से लेकर ग्रसनी तक के भाग को जो है मुख गुहा के अंतर्गत रखा जाता है। मुख गुहा में हमें तीन चीजों का अध्ययन करना है, दांत का, जिह्वा का और लार ग्रंथि का। इससे पहले कुछ सामान्य से क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। जैसे कि एक सरल सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम सब जानते हैं कि भाई भोजन को सर्वप्रथम मुख में रखा जाता है, और जैसे ही मुख में रखा जाता है तो सर्वप्रथम भोजन को जो है दांतों के द्वारा चीरा फाड़ा जाता है। मतलब सीधा सा है कि भाई भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। एक और सामान्य सा क्वेश्चन आता है कि भोजन का प्रवेश द्वार या पाचन प्रणाली का प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भी हमें क्या लगाना है? मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत जो तीन चीजें हम देखने वाले हैं, दांत, टीथ, जिह्वा, टंग और लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख गुहा का डायग्राम है। अगर हम बात करें, मुंह जो है, मुंह का जो निचला भाग होता है, मुख गुहा का जो निचला भाग है, निचले भाग पर जो है जीभा पाई जाती है। जिस प्रकार निचले भाग पर जीभा है, वैसे ही जो ऊपर वाला भाग है इसे हम तालू कहते हैं। तो तालू को जो है दो भागों में बांटा जाता है, हार्ड यानी कि कठोर तालू, और सॉफ्ट अर्थात नरम, या इसे हम बोल सकते हैं कोमल तालू। कठोर और कोमल जो कहने का जो अंतर है इनका, वो है हड्डी। कहने का मतलब है जो कठोर तालू है वह ऊपर का भाग होता है जहां पर हमारे जबड़े की हड्डी आ जाती है, इस कारण ये कठोर होता है। जबकि जो निचला भाग होता है वह कोमल होता है, वहां पर हड्डी नहीं होती, वह संयोजी ऊतक का बना होता है। यही जो सॉफ्ट तालू है, इसी के पीछे यहाँ पर जो है वी आकार की एक संरचना और पाई जाती है, जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है। इस संरचना को हम ओव्यूला कहते हैं। यह जो ओव्यूला है, इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो अली जिह्वा कहकर पुकारते हैं। गांव में इसको जो है हम मुंह की घंटी कहते हैं। अली जिह्वा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ओव्यूला की, तो ओव्यूला जो है वो मुख गुहा और नासा गुहा यानी कि नाक वाले भाग को और मुंह वाले भाग को अलग रखती है। मुंह का भोजन नाक में नहीं जाता, ये किसके कारण नहीं जाता? ओव्यूला के कारण। और साथ साथ में ये मुंह के भोजन को भी अंदर धकेलने का प्रयास करती है, यानी कि इसमें हमारी मदद करती है। फिर हम बात करें, ये जो ओव्यूला है, इसी के पास में अगर आप देखना चाहें तो यहां पर पाया जाता है टॉन्सिल। कभी कभी वायरस या बैक्टीरिया के कारण ये जो ओव्यूला या टॉन्सिल जो है हमारे सूज जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है जैसे भाई गले में कुछ फंस गया हो। तो मुख गुहा से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर हम बात करें मुख गुहा में पाचन की, तो मुख गुहा में जो पाचन क्रिया है उसे सर्वप्रथम जो है दांतों के द्वारा किया जाता है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, दूध के दांत क्या होते हैं, कौन सा दांत बड़ा होता है, कौन सा दांत छोटा होता है, इसके लिए हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे। अभी हमारा जो फोकस है वह पाचन क्रिया पर होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम दांतों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे या जिह्वा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो हम हमारे टॉपिक से भटक जाएंगे, और इस परिस्थिति में क्या होगा कि भाई हम हमारे टॉपिक को ठीक तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो यही कारण है कि पहले हम जो है पाचन क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही पाचन क्रिया कंप्लीट होगी हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें दांत और जिह्वा की कंप्लीट जानकारी दे देंगे। अगर हम बात करें मुंह की, तो मुंह में भोजन के आते ही यहां से प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम जो है भोजन के आते ही भोजन को किसके द्वारा पचाया जाता है? तो सर्वप्रथम आपको आंसर देना है, भोजन को किसके द्वारा पचाया जाता है? दांतों के द्वारा। दांत सर्वप्रथम जो है भोजन जैसे ही मुंह में रखते हैं, दांत तुरंत काटना चीरना चालू कर देते हैं। इसके बाद हम बात करें जिह्वा की, तो जिह्वा का जो रोल होता है, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार बनती है, ये जिह्वा जो है वह लार को भोजन में अच्छे से मिलाने में मदद करती है। इसके अलावा भी जिह्वा के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई बोलने में मदद करती है। जिह्वा ही वह अंग है जिसके कारण हमें क्या आता है? स्वाद आता है। तो ये स्वाद क्यों आता है, कहाँ कौन सी स्वाद कलिका होती है, ये हम अलग टॉपिक में एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अभी हम जो है पाचन तंत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तीसरे भाग की, तो जो तीसरा भाग होता है मुख गुहा में, उसे लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे शरीर में किस भाग को ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे अंग हैं,
इन अंगों में भी वह अंग जिसके द्वारा कोई ना कोई तरल पदार्थ निकाला जाता है, लिक्विड पदार्थ निकाला जाता है, उसे हम ग्रंथि कहकर पुकारते हैं। तो इसी प्रकार हमारे मुंह में यहाँ पर जो है लार निकालने के लिए कुछ भाग पाए जाते हैं जिनसे लिक्विड पदार्थ निकलता है, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि हमारे मुंह में पाचन क्रिया को संपन्न कराने के लिए कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, तो जब जोड़ी की बात होगी तो 3 जोड़ी, और जब संख्या यहां पर पूछा जाएगा कि भाई कितनी संख्या में पाई जाती हैं, तो आंसर लगेगा 6। हम सब जानते हैं कि भाई एक जोड़ी में जो है कितनी आती हैं, 2 आती हैं। तो 3 प्रकार की जो लार ग्रंथि हैं उनमें से एक है हमारी पैरोटिड, दूसरी है सबमैंडिब्यूलर और तीसरी है सबलिंगुअल। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये हमारे कानों के नीचे गले के पास यानी कि यहां वाले भाग में पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जो है हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। वहीं हम बात करें सबलिंगुअल, तो जिह्वा के निचले भाग में यहां पर जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्रंथि पाई जाती है। यह हमारी सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और जो मध्य की लार ग्रंथि होती है सबमैंडिब्यूलर, जबड़े के दोनों भागों में यानी कि एक निचले जबड़े में और एक ऊपरे जबड़े में, इन दोनों जबड़ों के पास जो ग्रंथि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सबमैंडिब्यूलर। तो अगर हम बात करें पैरोटिड ग्रंथि की, तो पैरोटिड ग्रंथि से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या कहलाती है, तो हमारा आंसर रहता है पैरोटिड ग्रंथि कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एक बीमारी से संबंधित, जैसे कि एक रोग का नाम आपने सुना होगा गलसुआ। गाँव में या बचपन में जो है कई बार जो है हम लोग इस रोग का शिकार हो जाते हैं। जो गलसुआ होता है इसको इंग्लिश में जो है हम मम्प्स कहकर पुकारते हैं। गलसुआ क्या होता है भाई, गाल का ये वाला भाग जो है किसी बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण के कारण सूज जाता है तो उसे गलसुआ कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो गलसुआ होता है, गलसुआ में हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो संक्रमित होता है, तो हमें उसका आंसर लगाना है पैरोटिड ग्रंथि। अगर आप ये डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको अच्छे से दिख पा ही रहा होगा कि भाई ये वाला जो भाग है हल्का सा जो है इसमें सूजन आपको दिखाई दे रही है। यह जो सूजन है ये गाल की नहीं है, यह सूजन किसकी है, पैरोटिड ग्रंथि की है। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो सांप होता है, भाई सांप के बारे में सब लोग जानते हैं कि सांप जो है जहर रखता है, तो सांप का जहर कहाँ होता है, तो इसका आंसर भी हमें लगाना है पैरोटिड ग्रंथि में। यानी कि सांप जो होता है, जिस प्रकार हम में ये ग्रंथि लार बनाने का काम करती है, जो भोजन को पचाता है, ठीक उसी प्रकार सांप में ये ग्रंथि किसका काम करती है, जहर का काम करती है। सांप का जहर कहाँ रहता है, पैरोटिड ग्रंथि में। सांप के दांत में जहर नहीं होता, याद रखना, सांप के जो दांत होते हैं वह जहर का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जबकि उसका जहर कहाँ होता है, पैरोटिड ग्रंथि में होता है। वही हम बात करें सबलिंगुअल, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि जिह्वा के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तीसरी जो लार ग्रंथि होती है सबमैंडिब्यूलर, तो जबड़े के पास पाई जाने वाली ग्रंथि को सबमैंडिब्यूलर कहते हैं। तो हमारे 2 जबड़ा हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। अगर हम बात करें जबड़े के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली लार ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो सबमैक्सिला कहते हैं। और जबड़े के निचले वाले भाग में पाई जाने वाली लार ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है सबमैंडिबल कहते हैं। मेनली जो भोजन का पाचन होता है, अगर हम बात करें मुख में, तो दांतों के जीभों और सबसे जो मुख्य पाचन होता है वह लार के द्वारा होता है। अब ये जो तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, इनसे लार बनाई जाती है। अब इस लार में क्या क्या पाया जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, जो लार होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, पानी की होती है। यहाँ पे प्रतिशत भी पूछा जाता है कि लार में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो हमारा आंसर होता है 98 से 99% तक जो है लार में क्या होता है, पानी। पानी के अलावा लार में क्या होता है, तो इसमें कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और जो मुख्य इसका जो भाग है एंजाइम, लार में कुछ वह भाग वो एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर हम बात करें लार, तो प्रतिदिन जो है हमारे शरीर में कितने लीटर लार का निर्माण होता है, तो प्रतिदिन हम कितने लीटर लार बनाते हैं, 1.5 लीटर लार। ये एक औसत आंसर है। कभी कभी हमें इसका आंसर 1 लगाना पड़ता है, कभी 1.25 लगाना पड़ेगा, कभी 1.5 लगाना पड़ेगा। तो भाई जैसा ऑप्शंस में दे रखा है प्रश्न में वैसा हमें लगाना है। आप ये याद रखना कि यहाँ पे आपको प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता किसको देना है, 1.5 लीटर को देना है कि भाई प्रतिदिन जो है कितने लीटर लार बनती है, 1.5 लीटर लार बनती है। अगर हम बात करें लार की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो लार जो है हल्की सी अम्लीय होती है। इसकी पीएच वैल्यू बिल्कुल पूछी जाती है, आपको फिक्स याद रखना है 6.6। अब यहां पर जो शब्द आया है पीएच, ये क्या है, तो पीएच जो है इसे हम केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ने वाले हैं।
पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच है, एक सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल दिया था जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा जो स्केल दिया गया उसमें जो है 14 अंक हुआ करते थे, 0 से लेकर कहां तक अंक थे, 14 अंक हुआ करते थे। और इन्हीं अंकों के आधार पर जो है उन्होंने जो रसायन होते हैं उनकी अम्लीयता और क्षारीयता निर्धारित की। अर्थात उनके द्वारा एक पैमाना बनाया गया कि यदि कोई रसायन, कोई विलयन है और अगर उसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और यदि किसी रसायन या विलयन का पीएच 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और अगर कोई ऐसा भी विलयन है जिसका पीएच बराबर 7 ही आता है तो उसे उदासीन कहा जाता है, मतलब ना तो उसे अम्ल में गिना जाता ना ही उसे क्षार में। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जल। हम जो पानी पीते हैं, हमारा जो मीठा पानी होता है, मीठा पानी जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। तो इस टॉपिक में हम कई प्रकार के रसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना कि जब किसी की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में हो तो वह अम्लीयता दर्शाता है, जब पीएच वैल्यू 7 से 14 तक हो तो वह क्षारीयता दर्शाता है, और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन कहलाता है। यहाँ पे कुछ सामान से बनने वाले कुछ प्रश्न हैं कि भाई खाना खाने से पहले हमारे मुंह का पीएच अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो याद रखना, खाना खाने से पहले हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, 7.4। 7.4 का मतलब है हल्का सा क्षारीय होता है। और खाना खाने के बाद मुंह का पीएच कितना होता है, 5.8, यानी कि अम्लीय हो जाता है। अब खाना खाने से पहले क्षारीय था लेकिन खाना खाने के बाद क्या हो गया, अम्लीय। तो ये अम्लीय क्यों हुआ, क्योंकि इस भोजन के मुंह में आते ही उसमें क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है, और लार मिलने के कारण उसकी पीएच वैल्यू घट जाती है और वह क्या हो जाता है, हल्का सा अम्लीय हो जाता है। अगर हम बात करें लार की, तो लार में वह कौन कौन से पदार्थ हैं, वो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। तो लार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम का एक और नाम है, इसको हम अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये लार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो टाइलिन जो एंजाइम है वह किसका पाचन करता है भाई, स्टार्च का पाचन करता है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टार्च को ये किस में बदल रहा है, माल्टोस में। लेकिन जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई जब स्टार्च का पाचन हो जाता है तो स्टार्च किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये याद रखना, ग्लूकोज जो है स्टार्च का बहुत ही ज्यादा सरल रूप है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो स्टार्च यहाँ ग्लूकोज में नहीं बदलता, यहाँ स्टार्च किस में बदल रहा है, माल्टोस में। इसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू तो हुआ लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो पाचन की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले कौन सा पोषक पदार्थ पचता है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम किसका पाचन होता है भोजन में, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का यहां पर कैसा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता। स्टार्च किस में बदलता है, यहां पर माल्टोज में। अगर यहां पर स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता तो हम ये कह देते कि भाई मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पाचन। तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा हम बात करें, लार में जो दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक तरह से हम बोलें तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो सैनिटाइजर का काम करता है। सैनिटाइजर का काम कैसे करता है कि जैसे ही मुंह में भोजन आता है तो भोजन में अगर कोई कीटाणु जीवाणु जो होते हैं तो उन कीटाणु जीवाणु को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। और लाइसोजाइम एंजाइम ऐसा नहीं कि भाई केवल लार में ही है, हमारे शरीर में अन्य भागों में भी, जैसे अगर हम देखना चाहें तो लार के अलावा ये कहाँ, आंसू में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है और हमारी नाक में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें लार की, तो हमें जिस प्रकार भोजन को स्वच्छ रखता है उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में ये एक वरदान का काम करता है। भाई हम सब जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं तो कभी कभी उठाकर मिट्टी भी खा जाते हैं। तो मिट्टी में कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। वह किसके कारण, लार के कारण। यह लार जो है वह छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। दूसरा हम बात करें आंसू, आंसू में भी क्या पाया जाता है,
लाइसोजाइम। तो आप यहाँ से ये चीज याद रखेंगे कि अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि भाई सामने वाला रो ही रहा है तो उसे रोकना नहीं है, उसे अच्छे से रो लेने दीजिए, क्योंकि अगर वो रोएगा तो इसमें आप जो है उसका भला ही कर रहे हैं। रोने से उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, क्योंकि आंसुओं में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। इसी तरह से अगर हम बात करें नाक की बात करें तो जब हमें जुकाम हो जाता है तो कई बार जो है हमारी नाक बहने लगती है, तो हमारी जो नाक होती है उसमें भी जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यह भी कीटाणुओं और जीवाणुओं से हमारी क्या करता है, सुरक्षा। और एक इसका आप प्राकृतिक उदाहरण भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास या गांव में जो है गाय या जो भैंस होती है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, जब वो हाल ही में बच्चे को जन्म देती है तो वह अपने बछड़े को जो है अपनी जिह्वा से चाट चाट कर साफ करती है। अब भाई गाय का तो ठीक है, हम ये मान लें कि गाय अपने बच्चे को इसलिए साफ कर रही है कि वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, उसका कलर खिल जाए। लेकिन भाई भैंस भी अपने बछड़े को चाटती रहती है, तो क्या भैंस के चाटने से उसका बच्चा गोरा हो जाएगा? वो इसलिए नहीं चाटती, वो इसलिए चाटती है क्योंकि उसकी जो लार होती है उसमें लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और इस एंजाइम की मदद से उसकी त्वचा पर जितने भी कीटाणु जीवाणु पाए जाते हैं उन सब का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। वहीं हम बात करें पसीना की, तो पसीना में भी जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मतलब मेहनत करके हमें पसीना बहाना चाहिए। अगर हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हमारे शरीर के ऊपर अगर कीटाणु जीवाणु हैं तो उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और हमारी त्वचा क्या होगी, निखरेगी। तो इस तरह से लाइसोजाइम एंजाइम जो है वह एक तरह से हम बोलें तो प्राकृतिक सैनिटाइजर का काम करता है। फिर हम बात करें इसके अलावा लार में जो है एक एंजाइम और होता है, टॉयलिन एंजाइम के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लार में अन्य कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, तो उस एंजाइम का नाम है डाइस्टेज। याद रखना ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं करता, यह भी स्टार्च को जो है कहां तक, माल्टोज तक ही ले जाता है। फिर इसके बात करें तो लार में जो है एक पदार्थ पाया जाता है चिपचिपा, जिसे म्यूकस या म्यूलिन कहते हैं। यह भोजन को लसलसा का मतलब चिपचिपा बना देता है, जिससे मुंह से उसे अंदर निकलने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। फिर हम बात करें लार में इसके अलावा क्या होता है, तो लवण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है। ये कुछ लवण हैं जो लार में पाए जाते हैं। यह हमारे मुंह के पीएच को नियंत्रित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो लार का काम हम समझ चुके हैं। लार का काम क्या है, तो लार जो होती है भाई भोजन को पचाने में सहायक है, भोजन को लसलसा बनाने में सहायक है, जिससे भोजन को नीचे तक आसानी से भेजा जा सके। तो लार में दो एंजाइम आपको मुख्य रूप से याद रखना, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है टाइलिन एंजाइम, तो दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो यहां से प्रश्न भी आता है कि भाई सर्वप्रथम किस पोषक पदार्थ का पाचन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है? नहीं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कैसा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि मुख गुहा में भोजन का चबाना क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। तो यह हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो हमारी इच्छा से संपन्न हो। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं भोजन को मुंह में रखते हैं तो अच्छे तरीके से चबा चबा के खाते हैं। हालांकि साइंस और डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई हमें जो है भोजन को अच्छे से चबा चबा के ही खाना है, क्योंकि कल हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बाहर से जो भोजन हम ले रहे हैं जो जटिल रूप में है वह हमारे शरीर के काम नहीं आने वाला, उसे वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो अगर हम बाहर से ही उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लेंगे तो अंदर पाचन करना आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई बिना चबाए भोजन को डायरेक्ट मुंह में रखा और निगल जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुंह में जो भोजन को चबाना है वह कैसी क्रिया में गिना जाता है, ऐच्छिक क्रिया में गिना जाता है। फिर हम बात करते हैं मुख गुहा। तो जो मुख गुहा है, मुख गुहा के पिछला जो भाग हम देखते हैं वह होता है ग्रसनी। इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आगे का भाग दिखाई दे रहा है, ये आगे का भाग जिसमें भाई आपका जिह्वा है, कठोर तालु है, नासा गुहा, ये नाक वाला भाग है। ये अगला भाग जो है वो हमारा क्या होता है, मुख गुहा का भाग होता है। तो वहीं ये जो पिछला वाला भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मुख गुहा का पिछला जो भाग होता है, इस पिछले भाग को हम फेरिंक्स अर्थात ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी से दो तीन क्वेश्चन कुछ बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हमारे शरीर का पहला भाग जो भोजन और वायु के लिए सामान्य मार्ग का काम करता है वह कौन है, तो उसका आंसर हमें क्या लगाना है, ग्रसनी। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा मुख जो है यह भी तो भोजन और वायु का सामान्य मार्ग है।
नहीं, ये गलत है, क्योंकि साइंस के अनुसार वायु का जो सामान्य मार्ग और जो प्रथम मार्ग माना गया वो किसे माना गया है, नाक को माना गया है। हमें वायु को जो अंदर खींचना चाहिए, सांस जो लेना चाहिए वह मुंह से ना लेकर किससे लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए। अगले टॉपिक में मतलब पाचन के बाद जो अब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्रसनी ही वह अंग होता है, यानी कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यह वो भाग है जो भोजन और वायु दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। कैसे, अगर आप देखना चाहो तो ग्रसनी जो है, ग्रसनी के एक तरफ अगर यहां पर आप देखना चाहो तो यहां पर एसोफेगस यानी कि ग्रासनाल, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं भाई, फूड पाइप। फूड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वो भाग है जिसमें क्या जाता है, भोजन। मुंह के बाद भोजन कहां जाता है, ग्रासनाल में जाता है। और इधर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग इस पर लिखा हुआ है ट्रैकिया अर्थात श्वास नली, इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप का मतलब है यह हमारे शरीर की वह नली है जिसमें क्या जाएगी, वायु जाएगी। यह हमारे शरीर की वह नली है जिसमें क्या जाएगी, भोजन। तो मुख गुहा के बाद ये जो गले वाला भाग होता है, यहां से हमारे शरीर में जो है दो नलियां जाती हैं। एक नली वो है जिसके माध्यम से वायु जाती है, जो वायु कहां तक पहुंचेगी, हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगी। और एक भाग वह है जो ग्रासनाल के माध्यम से हमारे पेट तक, अमाशय तक क्या ले जाता है, भोजन ले जाता है। तो चाहे तो ग्रासनाल हो और चाहे आपका ट्रैकिया हो, दोनों का मुंह कहां खुलता है भाई, फेरिंक्स में, ग्रसनी में। तो यही कारण है कि इसे हम भोजन और वायु का क्या कहते हैं, सामान्य मार्ग कहते हैं। अगर हम बात करें तो यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रसनी और ग्रासनाल को कौन जोड़ता है। तो ग्रासनाल का जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से को हम लोग गलैट कहते हैं। ग्रसनी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, गलैट कहलाता है। ऐसे ही जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से हम कर रहे हैं, इसे अलग कलर से कर देते हैं। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसे कहा जाता है, यानी कि श्वास नली जो वायु वाली नली है और जो फेरिंक्स है, इन दोनों के मध्य जुड़ने का काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का रोल हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एपिग्लॉटिस हमारे शरीर का वो अंग है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कहने का मतलब है, यहां पर यह भाग हल्का सा आपको उठाए दिखाई दे रहा होगा। अगर हमने भोजन किया, जैसे कि मान लीजिए कि भाई हमने यहां से भोजन किया, ये भोजन अंदर आ रहा है, इस परिस्थिति में अगर ये वाला भाग, ये जो एपिग्लॉटिस दिख रहा है, यह ट्रैकिया का यानी कि श्वास नली का दरवाजा बंद नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये भोजन कहां आ सकता है भाई, श्वास नली में। और अगर हमारे भोजन के कण श्वास नली में आ जाते हैं तो इसी का उदाहरण आप देखते हो कि कभी कभी भोजन करते समय हमें हिचकी आ जाती है। हिचकी आप समझते हो, हिपकिप जिसे कहा जाता है। तो हमें जो हिचकी आती है, वह हिचकी किस कारण आ जाती है, जब हमारे भोजन का हल्का सा क्या बदल जाए, मार्ग। भोजन का मार्ग कैसे बदल जाता है, यह जो एपिग्लॉटिस है, इसका काम है ट्रैकिया, और इसका जो ऊपरी भाग है लैरिंक्स, लैरिंक्स का प्रवेश द्वार बंद करना। यानी कि जब ये भोजन आए तो ये क्या होता है, इधर की ओर गिर जाता है। इधर की ओर जब ये गिर जाता है तो भोजन किधर की ओर उतर जाता है, ओसोफेगस यानी कि ग्रासनाल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो हमारा दिमाग कहीं व्यस्त रहता है। या तो आप सब जानते हैं कि भाई हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो हमारे किस में रहता है, ब्रेन में रहता है, दिमाग में रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा गहरी सोच में होते हैं, या हम जो खाना खा रहे हैं तो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है और खाना भी चल रहा है। तो उस परिस्थिति में जब हमारा माइंड किसी और को सोच रहा होता है, तो उस परिस्थिति में ये जो एपिग्लॉटिस है, इस तक ब्रेन का सही संकेत और सही समय पर नहीं आ पाता। तो यही कारण है कि यह ये भूल जाता है कि भाई मुझे एपिग्लॉटिस का द्वार, ग्रासनाल का द्वार बंद करना है कि ट्रैकिया का द्वार बंद करना है। तो उस परिस्थिति में कभी कभी भोजन के कुछ कण हमारे किधर की ओर, विंड पाइप की ओर चले आते हैं, जिस कारण हमें क्या आती है, हिचकी। और वह हिचकी तब तक आती रहती है जब तक भोजन के कण उस ट्रैकिया से बाहर नहीं निकल जाते। मतलब फेफड़े नीचे से हवा मारते रहते हैं, तब तक फेफड़े हवा मारेंगे जब तक भोजन का कण किधर ना आ जाए, ओसोफेगस में ना आ जाए। इसके बारे में और भी हम डिटेल देखेंगे आगे चल के, श्वसन तंत्र में इनके बारे में काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है आपका ग्रसनी, ये ध्यान रखना। दूसरा हम बात करें ग्रासनाल।
ग्रसनी के बाद जो ग्रास नाल आता है इसको इंग्लिश में ऑसोफेगस, सामान्य भाषा में अभी हमने देखा कि भाई इसको क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहकर पुकारते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि ये जो फूड पाइप है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना इस फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब ये भी एक औसत लंबाई ली है, ऐसा नहीं है कि भाई हर व्यक्ति की ही फूड पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो, किसी की 22 भी होगी, किसी की 24 भी होगी, लेकिन जब औसत आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आपका कौन सा आंसर मान्य माना जाएगा, 25 सेंटीमीटर आंसर मान्य माना जाएगा। अब ग्रास नाल का काम क्या है, तो मुख गुहा से भोजन को लेता है ग्रास नाल और कहां तक पहुंचाता है, हमारे पेट यानी कि अमाशय वाले भाग तक पहुंचाता है। दूसरा यहां से क्वेश्चन आता है, क्या ग्रास नाल में भी हमारा भोजन पचता है, तो इसका आंसर है नहीं, ग्रास नाल में हमारा भोजन नहीं पचता। हमारा जो ग्रास नाल है अगर इसकी हम बात करें तो इसमें एक अलग ही प्रोसेस पाई जाती है जिसके माध्यम से भोजन ऊपर से नीचे आता है। अब ये मानिए कि भाई ग्रास नाल इस प्रकार की एक नली है और जब इस नली में जो है भोजन का कण आता है तो भोजन का कण आने के समय क्या होता है, ये जो नली है कभी सिकुड़ती है तो कभी फैल जाती है, कभी सिकुड़ती है तो कभी फैल जाती है। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये इस तरह से दिखेगी। अगर हम ग्रास नाल की बात करें तो हमारा जो ग्रास नाल है कहीं पर सिकुड़ा हुआ दिखेगा तो कहीं पर फैला हुआ, कहीं पर सिकुड़ा हुआ तो कहीं पर फैला हुआ। ये किसके कारण होता है, ये सब भोजन के कारण होता है। यानी कि भोजन को पेट तक पहुंचाने के लिए, मुंह से जो है पेट तक, अमाशय तक पहुंचाने के लिए जो ग्रास नाल है इसकी मांसपेशियों में सिकुड़न होता है, कभी सिकुड़ती हैं तो कभी फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं तो कभी फैलती हैं। इसके सिकुड़ने और फैलने के कारण ही हमारा भोजन गले से नीचे उतरता है और कहां तक पहुंचता है, स्टोमा तक। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसके जो सिकुड़ने और फैलने के मूवमेंट है, जो गति है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आहार नाल में केवल ग्रास नली में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हमारे एक अंग से दूसरे अंग में जो भोजन जाता है ना, वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। मतलब मुख से ग्रास नाल, ग्रास नाल से अमाशय, अमाशय के बाद भोजन जब छोटी आंत में जाएगा तो भाई अमाशय से जो छोटी आंत में जाएगा वह भी किस माध्यम से जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। छोटी आंत में पाचन के बाद जो अनपचा भोजन बड़ी आंत में जाएगा वह भी कैसे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और बड़ी आंत के बाद जो बॉडी से बाहर निकलता है एनस भाग से, वह भी किस मूवमेंट के कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारे पूरी की पूरी आहार जो नली है उसमें क्या पाया जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुख गुहा से निकला भोजन, जो मुंह से भोजन निकला जिसे दांतों ने काटा फाड़ा, जीभ ने उसमें बढ़िया तरीके से लार मिला दी, लार में कई प्रकार के एंजाइम आए, उसे पचा दिया, क्या अब हम उसे भोजन कहेंगे, नहीं, अब उसका रूप बदल जाता है। इस कारण उसे भोजन न कहकर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नाल कहते हैं। तो आप याद रखना कि वह भोजन जो ग्रास नाल में आता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, बोलस। अब अमाशय की सॉरी ग्रास नाल जो होता है, ग्रास नाल के बाद जो भोजन आता है आपका वो कहां आ जाता है, अमाशय में। तो अब हम जो है अमाशय यानी कि स्टोमा के बारे में देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका डायग्राम है, स्टोमा। यहां पर हल्की सी जो है नली आपको इधर से आती हुई दिख रही होगी, इस नली को जो है क्या कहा जाता है, ग्रास नाल। ग्रास नाल के बाद भोजन जो है वो आपका कहां आ जाता है, अमाशय में। अमाशय जो होता है, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कार्डिया कहा जाता है, अमाशय का जो बीच वाला भाग होता है उसे फंडस कहा जाता है, और अमाशय का जो निचला भाग होता है, जो छोटी आंत यानी कि ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग है। इस वाले भाग से यानी कि छोटी आंत वाले भाग से जो जुड़ा है वो पाइलोरस है, ग्रास नाल से जो जुड़ा है वो कार्डिया है, और बीच वाला भाग जो है वह फंडस है। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। गांव की भाषा में इस अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर किसके जैसा होता है, जे के समान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, अमाशय। इसके कितने भाग हैं, 3। अगर हम ध्यान दें तो इसमें एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रुजी। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये जो संरचना होती है यहाँ पर जो संरचना होती है वह इस तरह से कांटेनुमा एक संरचना होती है। इस कांटेनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, रूजी कहते हैं। इस रूजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर में। हमारा जो आहार नाल है, इस आहार नाल में भोजन को जो रोकने का काम करती है वो कौन करती है, रूजी ही करती है। कहने का मतलब है
हम पाचन जो होता है हमारा 5 से 6 घंटे में जो है हमारे भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। लेकिन इस भोजन को लंबे समय तक जो रोका जाता है वह कहाँ रोका जाता है, आमाशय में। लगभग 4 से 5 घंटे हमारा भोजन आमाशय में रुकता है। तो हमसे प्रश्न भी आता है कि पाचन क्रिया के दौरान सर्वाधिक भोजन कहाँ रहता है, तो उसका आंसर क्या है, आमाशय। किसके कारण रहता है, तो उस संरचना का नाम क्या है, रूजी है। और ये रूजी दूसरा काम भी, यानी कि ये जो है एक कांटेनुमा संरचना होती है। जब भोजन आता है तो भोजन के दबाव से ये जो रूजी होती है वो भोजन के टुकड़ों के दबाव से क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते तो उस परिस्थिति में जब हमारा आमाशय खाली हो जाएगा तो ये रूजी दोबारा क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जो हमारी मसल्स में क्या होती है, चुभने लगती है। तो आपने सुना होगा भाई, या कभी महसूस भी किया होगा कि जब हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमारे पेट में क्या होने लगती है, चुभन होने लगती है। तो हमारे पेट में जो चुभन हुई है वो किसके खड़े होने से होती है, रूजी के खड़े होने से होती है। अगर हम बात करें तो आमाशय के यहाँ पर दो काम हमें देखना है। एक संग्रहित करना, संग्रहित मतलब स्टोर करना, तो वो अभी हमने देख लिया कि आमाशय में लगभग 4 से 5 घंटे भोजन स्टोर रहता है। दूसरा यहाँ पे हमें देखना है पचाना, कि आमाशय में जो है भोजन का स्टोर भी करते हैं और साथ साथ में भोजन को अच्छे से पचाया भी जाता है। आमाशय में पाचन कैसे होता है, तो आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, सर्वप्रथम जो है आमाशय में एक महत्वपूर्ण अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय जो होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा आहार नाल है उसकी 4 दीवार होती है। उसकी जो सबसे आंतरिक दीवार होती है उसमें एक सेल होती है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, या इसी को बोलते हैं पैराइटिक सेल। इसी सेल से जो है एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl। HCl की अगर हम बात करें तो HCl भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो यहां से एक प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में वो कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो उसका आंसर क्या है, HCl। दूसरा हम बात करें, दूसरा यहां पर प्रश्न आता है कि भाई टाइलिन एंजाइम की क्रिया किसके द्वारा समाप्त होती है। तो हमने पढ़ा कि लार में जो है टाइलिन एंजाइम है, और लार में जैसे ही भोजन हमारा मुंह में जाता है, लार में से टाइलिन एंजाइम आता है और उसे पचाना चालू कर देता है। लेकिन गले में कोई पाचन नहीं देखा। तो यहां पर आकर जो है भोजन को पचाने का काम कौन करता है, आपका अम्ल, यानी कि टॉयलिन का प्रभाव यहां पर क्या हो जाएगा, समाप्त। जिस प्रकार लार में लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार HCl भोजन में भी कीटाणुओं का नाश क्या करता है, HCl जो है भोजन में आने वाले कीटाणुओं को क्या कर देता है, नाश कर देता है। फिर हम बात करें आमाशय एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या कर देता है, तेज। तो आगे हम देखने वाले हैं कि आमाशय में जो है कुछ विशेष एंजाइम निकलते हैं जो HCl की उपस्थिति में ही अपना अच्छा काम कर पाते हैं। HCl से संबंधित एक आसान सामान्य सी बीमारी है जो आपने सुना होगा, एसिडिटी। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई हमें खट्टी सी डकारें आती हैं। ये जो खट्टी डकार आती है, खटास सी जो महसूस होती है हमें भोजन करने के बाद, उसी रोग को हम एसिडिटी यानी कि अम्लीयता कहते हैं। यानी कि जब हमारे आमाशय में ज्यादा मात्रा में HCl निकल जाता है तो इसी को हम अम्लीयता यानी कि एसिडिटी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई एक सामान्य सा प्रचार जो है ऐड देखा होगा आपने इनो का। आपने सुना होगा कि भाई इनो पीते ही हमारी अम्लीयता क्या हो जाती है, आसानी से दूर हो जाती है। तो उसका कारण यह है कि जो इनो होता है, इनो में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि आगे चलकर जब केमिस्ट्री में कभी हमारा टॉपिक आएगा अम्ल क्षार, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होता है, अगर अम्ल के साथ किसे मिला दिया जाए, क्षार को मिला दिया जाए, तो इन दोनों की जो रासायनिक क्रिया होती है वह क्या होती है, उदासीन। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से लवण और क्या बनते हैं, जल। और ये जो दोनों हैं, दोनों का pH क्या होता है, 7। और जिसका pH 7 है उसे क्या कहते हैं, उदासीन। मतलब ना तो अम्लीय रहता ना ही क्षारीय। तो यहां पर जो हमारा आमाशय था, आमाशय में जो है कौन सा अम्ल निकलता है भाई, HCl। और जब HCl जरूरत से ज्यादा मात्रा में निकलता है तो हमें जो है क्षार लेना चाहिए। और क्षार का जो है एक बढ़िया उदाहरण क्या है, इनो। इनो में क्या होता है, क्षार। अच्छा, क्षार भी कौन सा होता है, अगर हमसे क्षार भी पूछे तो क्षार यहां पर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार यानी कि HCl और MgOH का हॉल्टवाइज मिल जाता है तो इन दोनों के मिलने से जो नया प्रोडक्ट बनता है वह एक लवण होता है। लवण कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम
क्लोराइड, और साथ साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है, साथ साथ में क्या बनता है, जल। अगर हम इस रिएक्शन को जो है संतुलित करना चाहें तो ऑक्सीजन के 2 अणु, HCl के 2, इस तरह से आप देखें तो ये जो रासायनिक क्रिया आपको दिखाई दे रही है, यही रासायनिक क्रिया जो है इनो पीनो के बाद हमारे पेट में होती है। मतलब अम्ल के साथ जैसे ही इनो पीते हैं तो इनो में क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही जल से मिलता है, HCl से मिलता है, तो वह MgCl2 बना लेता है, और MgCl2 क्या है, एक लवण है, और लवण क्या होता है, उदासीन, और साथ साथ में क्या बनता है, जल। तो हमें जो खट्टी डकारें आती हैं वो आना क्या हो जाती है, बंद। इसलिए जब कभी एसिडिटी हो जाए तो उस परिस्थिति में हमें हल्का सा क्या पे लेना चाहिए, इनो। फिर हम बात करते हैं HCl की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाए। अब भाई ये तो हमने देखा कि HCl की मात्रा ज्यादा होना अम्लीयता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो उस परिस्थिति में एक बड़ा रोग हो जाता है। हमारा जो अमाशा होता है, जो पेट होता है, उसमें हल्के हल्के से क्या पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। तो हमारे जो हल्के हल्के से घाव पड़ जाते हैं, वही रोग हमारा क्या कहलाता है, अल्सर रोग कहलाता है। तो एसिडिटी और अल्सर रोग, इन दोनों का कारण HCl है। वही हम बात करें, अमाशय की जो आंतरिक दीवार है, यहां से एक रस निकलता है, जिसका कहते हैं, रस का नाम है म्यूसिन। अब भाई HCl तो अमाशय से लगातार निकल रहा है, तो यहां से ये प्रश्न आता है कि भाई जो HCl परमानेंट हमारे अमाशय में निकलता है भोजन करते समय, क्या उससे हमारे अमाशय को कोई नुकसान नहीं होता? तो उसका आंसर ये है कि जो अमाशय की जो आंतरिक दीवार है, जिसका नाम है म्यूकोसा, यहां से जो एक तरल पदार्थ निकलता है जिसका नाम है म्यूसिन। म्यूसिन जो है वह एक प्रकार का क्या है, क्षारीय द्रव है। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्षारीय मटेरियल होता है, और यही कारण है कि यह HCl से हमारी क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है। तो अमाशय की रक्षा अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो आपका आंसर रहेगा म्यूसिन करता है। म्यूसिन कहां से निकलता है, म्यूकोसा से निकलता है। अब जो हमारा पेट है, अमाशय है, अमाशय में जो है एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिस प्रकार मुंह में लार ग्रंथि, वैसे पेट में क्या है, जठर ग्रंथि। ग्रंथि हम देख चुके हैं भाई, ग्रंथि किसे कहते हैं, हमारे शरीर का वो भाग जो रसायन या लिक्विड पदार्थ को स्रावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि। तो ये जो जठर ग्रंथि है, इससे निकलने वाले रस को गैस्ट्रिक या हम बोलते हैं जठर रस। आपने एक सामान्य सी बीमारी सुनी होगी, गैस की बीमारी। लोग बोलते हैं कि भाई हमें जो है गैस की समस्या हो गई, पेट फूल रहा है, भारी भारी पेट हो रहा है। तो ये जो गैस की समस्या होती है ना, वो किस ग्लैंड के कारण होती है, जठर ग्रंथि। जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, मतलब जब बुजुर्ग अवस्था में, बूढ़ेपन की ओर हम चलते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर का सारा सिस्टम जो है काम करना, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, ये जो जठर ग्रंथि है ठीक तरीके से जो है जठर रस नहीं बनाती, इसमें गड़बड़ी आ जाती है। यही बीमारी हमारी क्या कहलाती है, गैस की बीमारी कहलाती है। जठर रस में भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं, तो जठर रस में हमें 2 महत्वपूर्ण एंजाइम याद रखना है। एक एंजाइम का नाम याद रखना है पेप्सिन, और एक होता है रेनिन। ये दोनों ही एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाते हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम क्या है, पेप्सिन। अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन। ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये किसको पचाएगा, प्रोटीन को। प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टॉन्स। अब याद कीजिए, कल जब हम पढ़ रहे थे पहले पार्ट में, हमने ये देखा था कि जो प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है, तो प्रोटीन पचकर किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल। जबकि यहां पर प्रोटीन किसमें बदल रहा है, पेप्टॉन। इसका अर्थ है यहां पर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। मतलब यहां पर प्रोटीन का कैसा पाचन होता है, तो याद रखेंगे प्रोटीन का यहां पर कैसा पाचन होता है, आंशिक। आंशिक का मतलब है उसका कुछ भाग पच जाता है, पूर्ण रूप से प्रोटीन पचता नहीं है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है, अगर हम बात करें तो जठर रस में किस रूप में पाया जाता है, पेप्सिनोजन के रूप में। और ये जो पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन एंजाइम की कैसी अवस्था कहलाता है, निष्क्रिय अवस्था। जब इसमें HCl अम्ल मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, पेप्सिन कहलाता है। और पेप्सिन जो है वह कैसी अवस्था है, सक्रिय। मतलब ये है कि ये जो पेप्सिन है ये जागा हुआ है, और जो पेप्सिनोजन है वह सोया हुआ है। इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है वह कौन बिठाता है, HCl। तो अगर HCl सही नहीं निकलता, तो उस परिस्थिति में हमारे पेट में भी प्रोटीन का ठीक से पाचन नहीं होता। तो अगर हमसे प्रश्न पूछे कि प्रोटीन कौन पचाता है, पेप्सिन की पेप्सिनोजन, तो हमारा आंसर क्या होगा,
पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन कैसी अवस्था में है? सक्रिय, एक्टिव, जबकि पेप्सिनोजन किस अवस्था में है? निष्क्रिय, सोता हुआ। तो ये जो प्रोटीन है ये पेप्सिन से मिलेगा, जल की उपस्थिति में उसे छोटे भाग प्रोटियोज और अंत में किस में तोड़ देगा? पेप्टोन्स। तो यहां पर बस इतना याद रखें आप कि जो पेप्सिन है वह प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में बदल देता है। इसी तरह से दूसरा जो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन ये कौन से प्रोटीन को पचाता है? दूध के प्रोटीन को। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। आगे पढ़ेंगे, जब कभी प्रोटीन पढ़ेंगे तो दूध में दो प्रोटीन होते हैं, एक कैसीन और एक कैरोटीन। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? कैसीन की। क्योंकि दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है इसे कौन सा एंजाइम पचाता है? तो आंसर है रेनिन। जिस प्रकार पेप्सिन निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन होता है, वैसे ही रेनिन भी निष्क्रिय अवस्था में क्या होता है? प्रोरेनिन। मतलब ये है, ये कैसी अवस्था है? सक्रिय। ये कैसी अवस्था है? निष्क्रिय। रेनिन जो होता है वह दूध के प्रोटीन को पचाता है, यानी कि दूध में जो आपका कैसिन प्रोटीन आता है, ये कैसिन प्रोटीन को अंतिम रूप से तोड़कर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। लेकिन यहां भी दूध का पूर्ण पाचन नहीं होता। तो अगर हमसे यहां पूछा जाए कि ये जो रेनिन एंजाइम है इसकी ज्यादा मात्रा किस में देखी जाती है, तो रेनिन एंजाइम जो है एक वयस्क, यानी कि हमारी तुलना अगर हम छोटे बच्चों से करें तो छोटे बच्चों में दूध को पचाने की शक्ति ज्यादा होती है। ये आपने सुना होगा कि भाई प्रथम 6 माह जब बच्चे का नवजात शिशु जो होता है उसका जन्मी होता है, तो प्रथम 6 माह तो उसे दूध ही दूध अनिवार्य किया जाता है। माँ का दूध जरूरी होता है, अन्य कोई चीज बाहर से और तो और पानी भी नहीं पीता। तो कौन सा एंजाइम है जो उसमें इस दूध को पचवाएगा? रेनिन। वयस्क में इसकी मात्रा कम होती है। इसी प्रकार जो गाय भैंस के जंतु होते हैं, आपने देखा होगा भाई गाय और भैंस तभी दूध देते हैं जब उनके बछड़े को क्या पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है। तो उनका बछड़ा भी किससे पलता है? दूध से ही। तो जिन्हें हम बोलते हैं रोमांथी जंतु। तो ये जो है वयस्क में कम मात्रा में है, जबकि बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये है आपका कौन सा? रेनिन। तो दो महत्वपूर्ण एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। अब यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी है जिससे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पहली जानकारी है, अमाशय जो है इसमें गाय का दूध जल्दी पचेगा कि बकरी का दूध? तो हमें लगता है भाई गाय और बकरी के दूध की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों ही बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। गाय का दूध भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, भैंस की तुलना में गाय का दूध लाभकारी है, और गाय की तुलना में बकरी का दूध लाभकारी है। बकरी का जो दूध है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, और जो गाय का दूध है उसमें प्रोटीन तो मिलता है, साथ साथ में फैट भी होता है। तो यही कारण है कि भाई अमाशय जो होता है, अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। तो यही कारण है कि बकरी का दूध अच्छे से पच जाता है। और आगे जाकर जब हम ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक बीमारी जो आपने सुनी होगी, डेंगू, जिसमें हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उस परिस्थिति में बकरी का दूध जो है अमृत का काम करता है। आगे देखेंगे वो। फिर हम बात करें एक वयस्क का अमाशय, यानी कि हमारे अमाशय में अधिकतम कितना पदार्थ हम ले सकते हैं? 1.5 लीटर। भाई ऐसा होता है ना कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमें अनुभव होता है कि भाई अब लगभग हमारा पेट भर गया है, तो उसका एवरेज क्या है? 1.5 लीटर। ये याद रखना। दूसरा हम बात करें प्रोटीन के पाचन का मुख्य स्थान, तो याद रखना कि हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है उसमें प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? अमाशय से। और अमाशय में केवल और केवल किसे पचाया जाता है? प्रोटीन को। लेकिन यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं होता। कैसा होता है? आंशिक। अमाशय से निकलने के बाद भोजन का रूप जो होता है उसे क्या कहा जाता है? कायम, यानी कि अम्लान। देखिए मुंह में जब हमने भोजन रखा तो इसे हमने क्या कहा? भोजन। जैसे ही मुंह में लार मिला, दांतों ने काटा पीला, ग्रास नाल में गया, उसका नाम क्या हो गया? बोलस। और ग्रास नाल से नीचे जैसे ही पेट तक भोजन आता है तो पेट में हमने पढ़ा कि इसमें क्या मिल गया? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अम्ल इसमें मिल जाता है तो ये अम्लीय हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कायम। तो आप ये नाम याद रखना कि भाई जो अमाशय होता है इसके बाद जो भोजन जाता है वह छोटी आंत के पास जाता है। तो छोटी आंत के पास जो भोजन जाएगा उसे हम बोलस ना कहकर क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। तो इस तरह से जो है अमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम पाचन तंत्र का पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो छोटी आंत से जो है भोजन के पाचन की शुरुआत करेंगे।